हेलो एवरीवन। हमारा नाम है अरियम पांडे और स्वागत है आप सभी का आपके अपने बाबा जी की पाठशाला में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स के बारे में कि कैसे उसकी चीज़ें डेवलप हुई, कैसे धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ी। दैट इज उनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स के बारे में थोड़ा स्टडी करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चीज़ें स्टार्ट होती है हमारी 19th सेंचुरी से। कब से? 19th सेंचुरी से। सो 19th सेंचुरी में 19th सेंचुरी की जब बात करें तो उस टाइम पे हमारे पास कुछ ऐसे थ्योरी थे जो कि टोटली वेल डेवलप्ड थे। उन थ्योरी में से कुछ थ्योरी थे, से क्लासिकल मैकेनिक्स हो गया, हमारे थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गए और थर्मोडायनेमिक्स हो गए। ये ऐसे तीन थ्योरी थे जो कि उस टाइम पे टोटली डेवलप थे। ठीक है। और जितने भी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स थे या जो भी थे वो सारी चीज़ों को हम इजीली इन थ्योरी से एक्सप्लेन कर पा रहे थे। कौन कौन सी थी? क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो कि मैक्सवेल वगैरह से रिलेटेड है, थर्मोडायनेमिक्स। ये तीनों थ्योरी जो थे इनको हम बोलते हैं क्लासिकल थ्योरी। ये सारी चीजों को जो भी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स थे उस टाइम पे उनको इजीली एक्सप्लेन कर पा रहे थे। 19th सेंचुरी की बात कर रहे थे, लेट 19th सेंचुरी। अब नया चीज कब स्टार्ट होता है? 20th सेंचुरी में। 20th सेंचुरी में ऐसा क्या होता है जिससे कि हमें एक नई थ्योरी को डेवलप करने की चाहत जगती अचानक से साइंटिस्ट के मन में कि हमें एक नई थ्योरी की जरूरत है। ऐसी क्या चीज आई जिनकी वजह से अ, हमें क्लासिकल थ्योरी को छोड़ के एक नई थ्योरी, दैट इज द मॉडर्न फिजिक्स, दैट इज द क्वांटम मैकेनिक्स, हमें उस पे ज्यादा निर्भर होना पड़ा उस 20th सेंचुरी में। ऐसा क्या हुआ? तो बेसिकली दो चीजें हुई। हमारी जो क्वांटम, जो क्लासिकल थ्योरी थी वो बेसिकली दो डोमेन में फेल हो रही थी। बेसिकली दो डोमेन, वो कौन कौन से डोमेन है? तो एक था हमारा रिलेटिविस्टिक डोमेन, दूसरा था हमारा माइक्रोस्कोपिक डोमेन। तो ऐसा क्या हो रहा था इन दोनों डोमेन में? क्लासिकल थ्योरी फेल हो रहा था। तो क्लासिकल थ्योरी बेसिकली 19th सेंचुरी तक जितना भी हमने पढ़ा वो सारी चीजें अप्लाई हुई थी। जैसे कि हम बॉल फेंक रहे थे, बॉल की स्पीड, पोजीशन, ब्ला ब्ला जो भी थे, हम क्लासिकल मैकेनिक्स का यूज करके करते, दैट इज द न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड ऑल, उसको यूज करके हम स्टडी कर रहे थे और सारी चीजें एक्यूरेटली हम लोग प्रेडिक्ट कर पा रहे थे। बट जैसे 20th सेंचुरी आया तो हमने पाया कि जो रिलेटिविस्टिक डोमेन है और माइक्रोस्कोपिक डोमेन है, इन दोनों डोमेन में क्लासिकल थ्योरी अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था। हो क्या रहा था? रिलेटिविस्टिक डोमेन क्या होता है पहले हम इसको जानते हैं। तो बेसिकली रिलेटिविस्टिक डोमेन वो होता है जिस जहाँ पे जो पार्टिकल का स्पीड होता है वो बहुत हाई होता है। कितना हाई होता है? तो लगभग कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। रिलेटिविस्टिक डोमेन क्या होता है? इट्स अ डोमेन इन विच पार्टिकल्स स्पीड इज वेरी लार्ज। कितना लार्ज? कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज कंपेरेबल टू लाइट इन वैक्यूम। उसको कैसे डिनोट करते हैं? तो उसको सी से डिनोट करते हैं। दैट मीन्स कि v इज कंपेरेबल टू c। ये एक ऐसा डोमेन है जहाँ पे पार्टिकल का स्पीड जो होगा वो काफी ज्यादा होगा। काफी ज्यादा मतलब कितना? तो स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल होगा, दैट इज c। c का वैल्यू कितना होता है? तो वो होता है 3 × 10⁸ दैट इज 3 लाख मीटर पर सेकेंड। अगर पार्टिकल की स्पीड इसके लगभग बराबर पहुंच गया, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी पार्टिकल का स्पीड जो होगा वो सी के बराबर नहीं होगा। तो उसके लगभग बराबर, दैट इज 0.99 टाइम्स ऑफ सी, 0.9 टाइम्स ऑफ सी, 0.8 टाइम्स ऑफ सी, इतने के बराबर अगर होगा तो उस टाइम पे हम कहेंगे कि वो पार्टिकल का रिलेटिविस्टिक डोमेन है। और इस डोमेन में जो भी हमारे क्लासिकल थ्योरी थी वो चीजों को अच्छी तरह से प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे थे। दैट इज की वेलोसिटी वगैरह, टाइम वगैरह, इन सारी चीजों को जो हमारी क्लासिकल थ्योरी थी वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो इन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक नई थ्योरी मिली जो कि दिया गया आइंस्टीन के द्वारा। आइंस्टीन ने दो पोस्टुलेट्स दिए और उन पोस्टुलेट्स की मदद से वो चीजों को एक्सप्लेन कर पाए और चीजों को ऐसा एक्सप्लेन किए कि वो इन रिलेटिविस्टिक डोमेन में तो काम किए ही किए, बट जब हम अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं कि v इज मच लेस देन c,
तो ये जो रिलेटिविस्टिक डोमेन वाली जो थ्योरी थी जिनको हम बोलते थे एसटीआर, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गिवन बाय आइंस्टाइन। तो जब भी हम वो अप्रोक्सीमेशन यूज करते थे तो वो हमें क्लासिकल थ्योरी की तरफ ही अप्रोच करते थे। दैट मीन्स कि वो एक जनरल थ्योरी मिली जिसमें कि अगर हम अप्रोक्सीमेशन लेते थे कि भी बहुत ही कम है सी से, तो उस टाइम पे जितने भी रिजल्ट थे वो क्लासिकल मैकेनिक्स के और की ओर हमें दर्शा रहे थे कि हाँ ये उधर जा रही है। ठीक है, इतनी चीजें तो हमें क्लियर होगी। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए कौन आए थे तो हमारे आइंस्टीन। आइंस्टीन using STR. STR, that is STR बोले तो special theory of relativity. He gave two postulates, or he gave two postulates, or using these postulates, he explained. ठीक है, इन चीजों को एक्सप्लेन किए। और जैसे ही हम अप्रोक्सीमेशन लेते हैं किस चीज का, कि व्हेन वी टेक द अप्रोक्सीमेशन, v is much lesser than c, then all the results tends to classical classical theory। तो जैसे ही हम ये अप्रोक्सीमेशन लेते थे ना, तो हमारे जो रिजल्ट्स थे वो सारे कहाँ 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 की तरफ इंडिकेट कर रहे थे, तो वो सारे हमें इंडिकेट कर रहे थे क्लासिकल थ्योरी पे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। मतलब कि ये जो थ्योरी दी है आइंस्टीन ने वो एक जनरल थ्योरी दी है। उस थ्योरी की मदद से हम रिलेटिविस्टिक डोमेन को तो एक्सप्लेन कर ही दिए, साथ में हम ये भी पा लिए कि जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है जो कि हम क्लासिकल थ्योरी कह रहे हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स वो इसका एक स्पेशल केस है। कैसा स्पेशल केस है? वो ऐसा स्पेशल केस है जबकि वेलोसिटी जो होगा स्पीड ऑफ लाइट बहुत कम हो जाएगा। तो ये जो एस टी आर है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो टेंड कर जाएगा कब, किसकी तरफ, न्यूटोनियन मैकेनिक्स की तरफ। जब कब, जबकि स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज मच लेसर देन स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, एक ऐसा डोमेन था जहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो रहा था। दूसरा कौन सा डोमेन था जहाँ का क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो रहा था? तो दूसरा डोमेन था माइक्रोस्कोपिक डोमेन। अब माइक्रोस्कोपिक डोमेन कौन सी वाला है भाई? तो माइक्रोस्कोपिक डोमेन वो वाला है जिसमें पार्टिकल का साइज जो होगा क्या होगा, वो बहुत ही स्मॉल हो जाएगा। हाँ, सो क्लासिकल मैकेनिक्स in microscopic domain, it's the domain in which particle size is very small। ठीक है, तो पार्टिकल का साइज जो होगा वो बहुत ही कम हो जाएगा, तो उसे हम बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक डोमेन। कितना कम? तो वो अपने अगर वेवलेंथ के बराबर, उस मैटर पार्टिकल की वेवलेंथ जो होगा, मैटर मैटर पार्टिकल का जो मैटर वेव होगा उसके वेवलेंथ की कंपेरेबल हो जाएगा उसका साइज, तो हम उसे बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक डोमेन। ठीक है, मतलब कि जब पार्टिकल का साइज बहुत छोटा हो जाएगा ना, तो उसको बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक डोमेन। और उस डोमेन में जो हमारा क्लासिकल थ्योरी था वो फेल हो रहा था। हियर आल्सो क्लासिकल थ्योरी। ठीक है, तो इस माइक्रोस्कोपिक डोमेन में ऐसा क्या क्या था, मतलब क्या क्या चीजें थी जो कि फेल कर रही थी क्लासिकल थ्योरी को? मतलब क्लासिकल थ्योरी ऐसा क्या क्या चीजें था जो कि इस माइक्रोस्कोपिक डोमेन में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था? जैसे कि हम पढ़ा, क्या पढ़ा था हमने? हमने ये पढ़ा कि लेट 19th सेंचुरी में एक ही थ्योरी थी जो एक क्लासिकल थ्योरी थी जिसके अंडर में क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और थर्मोडायनेमिक्स आ रहा था, जो कि सारी चीजों को एक्सप्लेन कर रहा था। बट जैसे 20th सेंचुरी आया, लोगों ने क्या पाया कि दो ऐसे डोमेन है जहाँ पे क्लासिकल थ्योरी फेल हो रहा है। पहला कौन सा डोमेन? रिलेटिविस्टिक डोमेन। दूसरा कौन सा डोमेन? माइक्रोस्कोपिक डोमेन। रिलेटिविस्टिक डोमेन कौन सा है? जहाँ पे की स्पीड ऑफ पार्टिकल इज मच वेरी लार्ज, दैट मींस इट टेंड्स टू स्पीड ऑफ लाइट। वहां पे क्लासिकल थ्योरी फेल हो रहा था। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए फिर आइंस्टीन ने अपना थ्योरी दिया जिसको हम बोलते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसको यूज करके हम अ, उस केस को तो स्टडी कर रहे थे रिलेटिविस्टिक केस को, बट हमने ये भी पाया
कि जब हम एक अप्रोक्सीमेशन लेते हैं v इज मच लेसर देन c, तो वो सारे सारे जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी वो टेंड करते थे किसको, न्यूटोनियन मैकेनिक्स की तरफ चले जाते थे। ठीक है, तो हम एक डोमेन पढ़ लिए, दूसरा डोमेन आया माइक्रोस्कोपिक डोमेन। इस डोमेन का क्या है, तो ये डोमेन ऐसा है जिसमें पार्टिकल का साइज बहुत बहुत छोटा है, तो उस टाइम पे भी जो क्लासिकल थ्योरी हो रही थी वो भी फेल हो रही थी। तो ऐसा क्या क्या चीज था जहाँ जिसमें कि क्लासिकल थ्योरी फेल हुई थी इस माइक्रोस्कोपिक डोमेन में, तो कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स थे जिनको कि क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल फिजिक्स और थर्मोडायनेमिक्स एंड ऑल ये सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। कौन कौन से एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स थे? Some of the experimental results which could not be explained using classical theory। ये माइक्रोस्कोपिक डोमेन में कौन कौन से एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स थे जो कि एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते थे क्लासिकल थ्योरी की मदद से, वो लिखने जा रहे हैं। तो उनमें से पहला आता है आपका सबसे मतलब नामी जानी, इसको बोलते हैं लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन। दूसरा आता है हमारा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तीसरा हम कह सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एटम। फिर ऐसे ही बहुत सारे हैं। फिर कॉम्पटन इफेक्ट भी आता है, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों को हमारी जो क्लासिकल थ्योरी थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। अब क्लासिकल थ्योरी का जो बेसिस था ना, वो क्या था, द बेसिस ऑफ क्लासिकल थ्योरी वाज, जिसमें हम फोकस करने जा रहे हैं, was that the exchange of energy will be continuous between matter and radiation। रेडिएशन और मैटर के बीच में जो भी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होगा वो हमेशा कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूसली कॉन्टिन्यूसली एक्सचेंज होगा। दैट मीन्स कि रैंडम वैल्यूज हो गए, ऐसे कि कुछ भी वैल्यूज ले सकते हैं, मतलब कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं होगा, वो जीरो से स्टार्ट होगा, जीरो वन टू थ्री फोर ऐसे चलता जाएगा। ऐसा नहीं है कोई रेस्ट्रिक्शन है, कुछ भी कॉन्टिन्यूस वैल्यू वो एक्सचेंज कर सकता है। ये क्लासिकल थ्योरी का बेसिस था। बट इस थ्योरी की मदद से हम इन सारे एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो हुआ क्या कि लोग जो थे अलग अलग एक्सपेरिमेंट अपना परफॉर्म किए थे, और उन्होंने अपना अपना एक एक मतलब कि जो भी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन थे वो पाया था। जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन को किसी ने स्टडी किया, फिर किसी ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के को स्टडी किया, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, इन सारी चीजों को। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो कि 1887 में हर्ट्ज के द्वारा ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है, और फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन की भी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स थे जिनको कि लोगों ने पाया था। तो इन सारी चीजों को लोग एक्सप्लेन कर नहीं पा रहे थे। तो फिर चीजें स्टार्ट होती है, जब 20th सेंचुरी आता है, जब अराउंड 1900 या 1901 उसके करीब में, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रूबंस। ठीक है, उससे पहले हम पर थोड़ा सा ब्लैक बॉडी के बारे में जानते हैं। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में क्या होता है बेसिकली कि ये एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एक मतलब एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का करता, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन यूनियन मतलब एट अ पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वर्सेस न्यू, इसका करता, इसको लोग एक्सप्लेन करना चाह रहे थे। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए पहले आए एक दो साइंटिस्ट आए, रेले जीन, मतलब कई सारे साइंटिस्ट आए थे, रेले जीन्स, रिंग्स, अब ये सारे जो थे क्लासिकली इनको एक्सप्लेन करना चाह रहे थे। बट क्या हुआ कि ये लोग कुछ हद तक सही हुए बट फेल्ड।
लास्ट में ये लोग फेल हो गए, ये लोग अच्छे से इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिर क्या हुआ, रूबर्स नाम के एक साइंटिस्ट थे जो कि मैक्स प्लैंक के एक अच्छे दोस्त थे। रूबन, अ फ्रेंड ऑफ मैक्स प्लैंक। वो क्या किए कि वो ये एक्सपेरिमेंटल कर showed this for प्लैंक। तो वो क्या किया कि प्लैंक को ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट शो किए। तो प्लैंक क्या थे, बेसिकली वो फिजिसिस्ट तो थे बट साथ में एक अच्छे मैथमेटिशियन भी थे। वो क्या किए, वो जैसे ही इस कर्व को मतलब देखे, तुरंत उन्होंने इसका एक्सप्रेशन प्रेडिक्ट कर दिया कि हाँ भाई ऐसा कर्व है, तो इसका एक्सप्रेशन समवट ऐसा होना चाहिए। उन्होंने तुरंत देखते ही इसको एक्सप्लेन कर दिया कि हाँ भाई इसका कर्व, इसका एक्सप्रेशन जो होगा वो ऐसा होगा। एक्सप्रेशन में तो ऐसे ही दे दिया ना, अब उसके पीछे कुछ एक प्रूफ वगैरह भी तो होनी चाहिए। वो प्रूफ कहाँ से है? तो अब उसके लिए वो थोड़ा काम करने लगे कि भाई अब ऐसे ही तो नहीं कहीं भी पेश कर सकते, उसके लिए एक मतलब कठोर प्रूफ भी तो होना चाहिए। तो उन्होंने काम किया तो उन्होंने पाया कि ये चीज तभी एक्सप्लेन की जा सकती है जब हम ये जो क्लासिकल थ्योरी है जिसमें कि हम एनर्जी के एक्सचेंज कॉन्टिन्यूस मान रहे हैं, उसको ना लेके हम एनर्जी के एक्सचेंज को क्वांटाइज्ड करते हैं। मतलब कि डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी की ही एक्सचेंज पॉसिबल होगी। कॉन्टिन्यूसली कोई भी वैल्यूज की एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होगी। तब हम इजीली इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैक्स प्लैंक्स वहां से एजम्पशन लिए कि जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होगी वो क्वांटाइज्ड होगी, ऐसे कोई भी रैंडम वैल्यू नहीं होगी, कंटिन्यूसली नहीं होगी, बट एक डिस्क्रीट वैल्यूज ही पॉसिबल होगी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी में। ठीक है, वहां से प्लैंक की एजम्पशन लिए इस चीज को मतलब टोटली एज्यूम करने की हाँ ये चीज होगा। और उस एज्यूमशन को यूज करके उन्होंने मैथमेटिकली से प्रूव किया कि हाँ ये जो कर्व है इसका एक्सप्रेशन ऐसा होगा, और जो उन्होंने एक्सप्रेशन दिया वो टोटली इस चीज को एक्सप्लेन कर दे रहा था इस कर्व। तो वहां से इजाद हुआ एक नया चीज जो कि है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो उन्होंने तो कह दिया कि हाँ भाई एनर्जी जो होगा वो क्वांटाइज्ड होगा। तो ये टोटली एक तरह से एजम्पशन ही था, मतलब इसका ऐसा कोई प्रूफ नहीं था कि एनर्जी जो होगा वो कंटिन्यूस होगा, वो टोटली उनका एक एजम्पशन था। और उनका कहना था कि ये चीज हम अगर यूज नहीं करेंगे तो हम इसे प्रूफ नहीं कर पाएंगे, अगर इस एजम्पशन को यूज करेंगे तो हम इसे प्रूफ कर पाएंगे। तो एक तरह से एक एजम्पशन था जिसको भी हम एडॉक एजम्पशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये अराउंड 1900 की बात है जब प्लैंक ने ये कॉन्सेप्ट दिया, क्वांटम ऑफ एनर्जी, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। अब यहाँ से ही बेसिस स्टार्ट हुआ क्वांटम फिजिक्स का। बट उस टाइम पे प्लैंक ने जब ऐसा कह दिया तो टोटली एक एजम्पशन था, तो लोगों ने उतना इस बात पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि एक तरह से एजम्पशन था। तो लोग इसको डिस्क्वालीफाई करने के लिए लग गए, पीछे पड़ गए, एक तरह से कह गए। उतना इन पे ध्यान नहीं दिया गया, नहीं समझे लोग, ये वो बातें चली। तो फिर हमारे माने जाने एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है एल्बर्ट आइंस्टीन। वो बहुत उस टाइम बहुत बड़े हस्ती थे। एसटीआर उन्होंने दे रखी है। बाकी 1905 में आइंस्टीन आते हैं, फर्दर इस चीज को स्टडी करते हैं, प्लैंक्स के इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। फिर क्या करते हैं, वो पाते हैं कि जैसे प्लैंक्स ने कहा कि ऑसिलेटर का जो एनर्जी होगा वो क्वांटाइज्ड होगा और वही डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सचेंज होगा। तो आइंस्टीन ने उस चीज को फर्दर आगे बढ़ाया और कहा कि जो रेडिएशन होगा उसका भी एनर्जी क्या होगा, वो भी डिस्क्रीट होगा, वो एक पैकेट्स की तरह पाए जाएंगे। ऐसे रैंडम कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, कॉन्टिन्यूस वेव की तरह नहीं होगा। उन्होंने वेव वाले चीज को डिस्कार्ड कर दिया कि वेव मतलब कि एक तरह से कॉन्टिन्यूस चीज। उन्होंने क्या कहा, रेडिएशन जो होगा वो एक पैकेट्स के फॉर्म में बनेंगे, बंडल ऑफ पैकेट्स, मतलब पैकेट छोटे 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 पैकेट मिलके बनेंगे। और उन्होंने कहा कि एक पैकेट की एनर्जी जो होगी वो एच के बराबर होगी। और उन्होंने फिर ये क्वांटाइजेशन की कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया। तो फिर कह रहे हैं कि जो रेडिएशन होगी वो ऐसे ही बंडल ऑफ पैकेट होंगे, ये इतने सारे पैकेट मिलके और लाइट बनाएंगे।
पैकेट्स ऑफ क्वांटा लेटर नॉन एज फोटोन। तो आइंस्टीन ने कह दिया कि ये पैकेट्स के फॉर्म में बनेंगे और एक पैकेट का एनर्जी जो होगा, एनर्जी ऑफ ईच पैकेट इज इक्वल्स टू एच न्यू। एक पैकेट का एनर्जी एच न्यू। अगर सपोज किसी लाइट में एन पैकेट्स है तो उसका टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, एन एच न्यू। तो यहाँ से आइंस्टीन ने भी इस चीज में जोर डाला और इस चीज को यूज करके उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, जो कि 1887 से लेके अभी तक अनएक्सप्लेन था। तो इस कॉन्सेप्ट को, क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट को यूज किए और इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। तो अब लोगों के मन में ये होगा कि हाँ भाई, आइंस्टीन बड़े नाम थे उस टाइम पे, तो जब इन्होंने भी कह दिया तो अब लोग धीरे धीरे इनको मानना स्टार्ट कर दिए। और धीरे धीरे इन्होंने पाया कि इस चीज को फर्दर आगे भी बढ़ा के बाकी सारे जो भी अनएक्सप्लेन्ड चीज थे, जिनको कि एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था, उन सारी चीजों को भी इस कॉन्सेप्ट को यूज करके इजिली हम लोग एक्सप्लेन कर पा रहे थे। तो बेसिकली हुआ क्या, मैक्स प्लैंक आए, क्वांटाइजेशन का थ्योरी दिए। उस टाइम तो कोई नहीं माना, बट फिर बाद में आइंस्टीन जैसे जैसे इसको मतलब बढ़ावा दिया, आइंस्टीन अपने थ्योरी में यूज किया और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन किए, तो धीरे धीरे लोगों ने मानना स्टार्ट कर दिया। और फिर उसके बाद जाके कई सारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स थे, जिनको कि ये अकेला ये कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम ऑफ एनर्जी, इस कॉन्सेप्ट में सारी जो भी अनएक्सप्लेन चीजें थे उनको एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया। तब लोगों ने इस चीज को एक तरह से भाव दिया। और फिर वहां से हमारा इजाद होता है एक नए फिजिक्स की, जिसको हम कहते हैं क्वांटम फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स जिसको कह सकते हैं। अब वो क्लासिकल मैकेनिक्स डिस्कार्ड होने लगा। मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स अपने डोमेन में ठीक है, चल रहा है, बट जहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं चल रहा है, दैट इज द माइक्रोस्कोपिक डोमेन। अब उस डोमेन पे हमने एक नया थ्योरी निकाला, जिस थ्योरी का हमने नाम दिया क्वांटम क्वांटम फिजिक्स, या फिर कह सकते हैं मॉडर्न फिजिक्स एक तरह से। ठीक है। और इसका बेसिस क्या है मॉडर्न फिजिक्स का, तो मॉडर्न फिजिक्स का बेसिस ये है कि जो एनर्जी होगा वो क्वांटाइज्ड होगा। ठीक है। एनर्जी का एक्सचेंज होगा वो क्वांटाइज्ड होगा, वो क्लासिकल की तरह कोई भी कॉन्टिन्यूअस वैल्यू एक्सचेंज नहीं होगा, वो एक फिक्स वैल्यू ही एक्सचेंज होगा। तो बेसिकली यही चीजें हैं जहाँ से कि क्वांटम मैकेनिक्स की चीजें स्टार्ट हुई, और फिर आगे इस बेसिस को यूज करके बाकी सारी चीजों को एक्सप्लेन किया गया। फिर बाद में कुछ और भी सुधार किए गए। उन्होंने जैसे कि प्लैंक्स ने इस चीज को, एनर्जी को एन एच न्यू दिया था। ऑसिलेटर की एनर्जी को उन्होंने कहा था बेसिकली, कि जैसे कोई भी मटेरियल है उसके अंदर चार्ज पार्टिकल होंगे, वो ऑसिलेट करते हैं, ऑसिलेट करेंगे, तो उस ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी नहीं हुआ तो एनर्जी एन एच न्यू होगा। बट बाद में पाया गया कि उस ऑसिलेटर का एनर्जी, मतलब ये एक तरह से ड्रॉबैक ऑफ प्लैंक कह सकते हैं, कि एन एच न्यू नहीं, लेटर लेटर फाउंड एनर्जी इज इक्वल टू एन एच न्यू नहीं, बल्कि एन प्लस हाफ एच न्यू। बट इसका इन सब रिजल्ट्स पे कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि ये जस्ट एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड हो रहा है। तो ये एक तरह से ड्रॉबैक ऑफ प्लैंक्स कह सकते हैं, कि उन्होंने एन एच न्यू कहा था, बट एक्चुअली क्या होता है, एन प्लस हाफ एच न्यू होता है। तो बेसिकली चीजें स्टार्ट कहाँ से हुई थी, एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो बेसिकली चीजें स्टार्ट होती हैं हमारे लेट 19th सेंचुरी में, जहाँ पे क्लासिकल थियोरी एकदम चरम सीमा पे है। तीन थियरी थी, क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड थर्मोडायनेमिक्स, सारी चीजों को एक्सप्लेन कर रही थी एकदम अच्छे से। बट आया 20th सेंचुरी, जिसमें कि हमने पाया कि रिलेटिविस्टिक डोमेन और माइक्रोस्कोपिक डोमेन ऐसे दो डोमेन है जहाँ पे क्लासिकल थ्योरी फेल कर रही है। रिलेटिविस्टिक डोमेन मतलब कि पार्टिकल का स्पीड बहुत ज्यादा, माइक्रोस्कोपिक डोमेन यानी कि पार्टिकल का साइज बहुत छोटा। इन दोनों डोमेन में हमारा जो क्लासिकल थ्योरी था वो काम नहीं कर पा रहा था। तो आइंस्टीन आए और एसटीआर की थ्योरी दी, जो कि रिलेटिविस्टिक डोमेन को सलटा दिया, मामला खत्म रिलेटिविस्टिक का। फिर माइक्रोस्कोपिक आया, अब उसको कैसे एक्सप्लेन करें भाई। तो माइक्रोस्कोपिक में कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स थे जिनको एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन के रिजल्ट थे, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के थे, स्टेबिलिटी ऑफ एटम थे, क्वांटम इफेक्ट थे, ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें थी। ये सारी चीजों को क्लासिकल मैकेनिक्स के क्लासिकल थ्योरी से हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, जिसका बेसिस क्या था कि एनर्जी का एक्सचेंज जो होगा वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा, वो डिस्क्रीट वैल्यू नहीं होगा, वो कॉन्टिन्यूअस होगा, कोई भी रैंडम वैल्यू। तो फिर आते हैं हम ब्लैक बॉडी पे। ब्लैक बॉडी का ये जो कर्व था, इसको एक्सप्लेन करने के लिए कई सारे साइंटिस्ट लग गए। रेले जीन्स वीन्स नाम के कोई बड़े बड़े साइंटिस्ट थे।
बेसिकली इसको एक्सप्लेन करना चाहे, बट वो पार्शियली सही थे, बट फुली उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिर बाद में रूबल नाम के एक साइंटिस्ट आते हैं, वो क्या करते हैं, इन सारे डेटा को ले जाते हैं मैक्स प्लैंक के पास, मैक्स प्लैंक को दिखाते हैं कि हाँ ऐसा एक्सपेरिमेंटल डेटा है, एक्सपेरिमेंटल कर्व है। तो मैक्स प्लैंक देखते ही उसको क्या कि गेस कर दिया कि हाँ भाई एक्सप्रेशन ऐसा होना चाहिए, बट वो आएगा कहाँ से, उसको उनको डेवलप करने में थोड़ा टाइम लग गया। फिर उन्होंने मैथमेटिकली उसको डेवलप किया, तो पाया कि ये एक्सप्रेशन तभी आएगा, कब, जबकि हम एनर्जी की क्वांटाइजेशन की कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। तो वो उन्होंने एक असम्पशन दे दिया कि हाँ भाई एनर्जी, ऑसिलेटर का एनर्जी जो होगा वो क्वांटाइज्ड होगा हमेशा, डिस्क्रीट नहीं होगा, डिस्क्रीट होगा, कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, कोई वैल्यू नहीं ले सकता है, उसका वैल्यू फिक्स होगा जो कि होगा E इक्वल टू एन एच न्यू। तो दैट मींस कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच न्यू। तो प्लैंक्स ने ये रॉक असम्पशन दिया और उस बैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन कर दिया। लोगों ने उतना भाव नहीं दिया उस उनको, क्योंकि वो कहे कि ये तो जस्ट एक assumption है, इसका कहाँ प्रूफ है कोई। फिर आते हैं आइंस्टीन 1905 में। उन्होंने क्या किया, इस थ्योरी को फर्दर आगे बढ़ाया, स्टडी किया और देखा कि इस थ्योरी को यूज करके वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो भाई अब बड़ा साइंटिस्ट आ गया, उन्होंने ये चीज एक्सप्लेन कर दिया, और बड़ा साइंटिस्ट जब बोल दिया तो लोगों के पास मानने के अलावा और कुछ चारा नहीं था। तो लोगों ने और काम करना स्टार्ट कर दिया, और बाकी सारे जो भी चीजें अनएक्सप्लेन थे उन पे काम करने लग गए। और उन्होंने ये पाया कि धीरे धीरे करके सारी चीजों को वो इजिली इस क्वांटाइजेशन रूल की वजह से वो एक्सप्लेन कर दे रहे थे। तब से जाके ये थियरी जो थी वर्ल्ड वाइड फेमस होगी, और वहां से आती है हमारी नई थ्योरी, वहां से ये थ्योरी जो होती है बन जाती है एक नई थ्योरी जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स, या फिर इसको ही बोलते हैं ओल्ड क्वांटम, ओल्ड क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम, ओल्ड क्वांटम फिजिक्स, लाइक क्वांटम फिजिक्स भी दो पार्ट में डिवाइड है, ये ओल्ड है, और फिर इसके बाद एक न्यू क्वांटम फिजिक्स आती है जिसमें कि बेसिकली कुछ और चीजें थी जो कि एग्जैक्टली एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी, तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए नई साइंटिस्ट है जो कि श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग, ये दोनों अपना एक फॉर्मुलेशन दिए, श्रोडिंगर एंड इक्वेशन एंड मैट्रिक्स एंड ऑल। तो उसको बोलते हैं न्यू क्वांटम थ्योरी। बट ये क्या है, ये एक ओल्ड क्वांटम थ्योरी है जिसमें कि एनर्जी की क्वांटाइजेशन को यूज, कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है, और उसको यूज करके बाकी सारी चीजों को एक्सप्लेन किया जा सकता है। सो आज के लिए बस इतना ही। होप इस वीडियो को आप एंजॉय किए हो। मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।